स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 तक जो हमने है ना इस चैप्टर का आधा कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके एप्लीकेशंस देखे हैं। अब ये आधा पार्ट था। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्योरली रोटेशनल के बारे में, और वो भी एक पर्टिकुलर उसका टर्म जो है जो रोटेशनल से ही रिलेटेड है, हम उसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन। मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, आपको शायद पता भी हो, फिर भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। उसको बताने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूं। ठीक है, देखिए ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन और ये आपका है, आप रोटेशनल बोल सकते हैं या तो फिर सर्कुलर भी बोल सकते हैं। मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूं जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेशनल में और उसका करस्पॉन्डिंग रोटेशनल में क्या है। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है S, और वही सर्कुलर रोटेशनल में हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसका सिंबल है थीटा, है कि नहीं। फिर वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल में हम v यूज करते हैं, लेकिन जब हम रोटेशनल में या सर्कुलर में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन को हम लोग a लिखते हैं, और उसी को जब हम रोटेशनल में बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मतलब ये सब करस्पॉन्डिंग टर्म्स है या सिंबल्स आप बोल सकते हैं। और फिर उसी के बेस पे हमारे कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं पहला वाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये सब हमारा पहले लेक्चर में हो चुका डिस्कशन, मैं सिर्फ उसको आपको याद दिला रहा हूँ। फिर दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही चीज यहाँ बन जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मतलब s ने थीटा ने s को रिप्लेस किया, ओमेगा ने v को रिप्लेस किया, अल्फा ने a को रिप्लेस किया। t वैसे ही रहा, t में कोई बदलाव नहीं। जो t आप ट्रांसलेशन में यूज करते हैं वही t आप रोटेशनल या सर्कुलर में भी यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज जो बताना चाहूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन में आप लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। मोमेंटम याद करें, मोमेंटम P, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब हम इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रोटेशनल या सर्कुलर में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं। फोर्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टॉर्क, टाओ, सुना है आपने 11th में। लीनियर मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, L, ये हम करने वाले हैं बेसिक चैप्टर में। और इसका काइनेटिक का बोल सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये इसका करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज रोटेशनल में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि अगर F का फॉर्मूला ma है तो हम तो जानते हैं कि A का तो भाई अल्फा हो जाता है, लेकिन m का क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे v का ओमेगा हो जाएगा, लेकिन वापस m का क्या होगा। हम जानते हैं कि हाफ तो चलो कांस्टेंट है और v का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मास का क्या होगा, m। तो क्वेश्चन यही है कि जब ये फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रांसलेशनल में है, जब उसी को हम रोटेशनल में बात करेंगे तो मास m क्या वही रहेगा कि बदल जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप सोचेंगे नहीं सर सेम ही रहना चाहिए, जैसे आपने सर बोला t सेम है, मास एक स्केलर क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक आंसर देना चाहूंगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉर्क है, टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये आपका सपोज डोर है, ये आपके डोर का हिंजेस है, डोर को आपको ऐसे खोलना है और यहाँ पे नॉब है,
ठीक है, आप नॉब पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका डोर खुलेगा। अब इस डोर खुलने में ये डोर का है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से डोर घूमता है। अब टॉर्क फोर्स ही हुआ, इस तरह का आपने फोर्स अप्लाई किया, मास है इस डोर का जिस पे आप फोर्स अप्लाई करें, घुमा रहे। लेकिन इन दोनों में बेसिक फर्क देखिए क्या है। फोर्स जो नॉर्मली आप फोर्स अप्लाई करते किसी बॉडी पे, तो ऊपर से नीचे कहीं भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, फोर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नॉब जो एज पे है, अगर मैं नॉब यहाँ पे कहीं लाके रख दूं और बोलूं कि आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करिए, तो शायद आपसे डोर खुले नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ना, वो आपने बदल दिया है। तो जो टॉर्क जिसकी वजह से बॉडी रोटेट होता है, वो सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो बॉडी के उस चीज पे भी डिपेंड करता है जो डिफाइन करता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात समझने की कोशिश करिए। मतलब जो F इज इक्वल टू ma है, तो उतना आसान टॉर्क इज इक्वल टू m अल्फा नहीं है। कुछ और भी एक टर्म है रोटेशनल मोशन में जो उस टॉर्क को डिफाइन करने वाला है, तो सिंपली m से m नहीं कन्वर्ट होने वाला। तो आज का जो लेक्चर है वो यही है जानने के लिए कि जो क्वांटिटी मास है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही क्वांटिटी जब रोटेशनल में होती है तो क्या बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा आपको डेरिवेशन बताना पड़ेगा, तो मैं आपको उसका डेरिवेशन बताता हूँ, जिसकी मदद से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मास, एक फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, वो रोटेशनल में क्या बन जाता है। तो देखिए, उसके लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं। मैंने एक इर्रेगुलर शेप बॉडी बनाई, एक इर्रेगुलर कोई भी शेप का बॉडी है। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यहां से वो बॉडी गोल घूम रही है, ठीक है, इस जगह से। ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप इसको बोल सकते हैं यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जितने पार्टिकल भी हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स। ये जो ऑब्जेक्ट है कितने पार्टिकल्स का बना है? n पार्टिकल्स का। अभी 2-4 पार्टिकल दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट में। लेट सपोज एक यहाँ पे है, मास m1, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 है, सपोज लेट्स से। एक दूसरा मास ले लेते हैं यहाँ पे m2, इसका डिस्टेंस है r2, है ना। एक तीसरा ले लेते हैं मास m3, इसका डिस्टेंस है r3। ऐसे बहुत सारे, और लास्ट वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला mn, इसका डिस्टेंस है r। ऐसे n पार्टिकल्स हैं। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अज्यूम। दैट इज फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट n पार्टिकल से बना हुआ है। तो हर पार्टिकल का अपना एक मास होगा और हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा। वेरी सिंपल। अब ये पूरा घूम रहा है, मतलब हर एक पार्टिकल यूसीएम में है, मतलब हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी भी होगा, है कि नहीं? सर्कुलर मोशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी होनी चाहिए, हमने सीखा है। और लीनियर वेलोसिटी मालूम है ना, हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो ये आपका हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा लीनियर, इधर लीनियर और इधर लीनियर। क्वेश्चन ये है कि ये यूसीएम है, तो क्या ये लीनियर वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए? नहीं। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे आप v1 लिखेंगे, यहाँ पे आप vn लिखेंगे, यहाँ पे आप v3 लिखेंगे, यहाँ पे आप v2 लिखेंगे। क्यों सर आप बोल रहे हैं यूसीएम है, तो फिर आप क्यों वेलोसिटी अलग अलग दिखा रहे हैं? ये आपका जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम जिस पॉइंट से बॉडी रोटेट हो रही है। अभी यूसीएम में क्या था, हर जगह से डिस्टेंस रेडियस ही था, r था, तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी सेम थी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे नहीं है, हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हर एक का लीनियर वेलोसिटी भी अलग होगा। गेट दैट पॉइंट क्लियर? हर एक का लीनियर वेलोसिटी, पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। मैं पूरे बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी मतलब पूरा बॉडी का है जो यूसीएम है, लेकिन
हर एक पार्टिकल की जब आप बात करेंगे तो वो लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया कि क्या हम लोग क्या अभी एक्सपेरिमेंट या डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पूरा एक आपका ऑब्जेक्ट है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये मेरा एम है। तो चलो फर्स्ट पार्टिकल का ले लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल, तो इसका अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m1v1 सिंपल। लेकिन आप ये जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने 11 में ही पढ़ा है और मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही बताया ये बात। तो इसका मतलब है कि जो v1 होगा वो कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा। आप ओमेगा नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल, हाफ m1 v1 की जगह लिखेंगे r1 ओमेगा द होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्टिकल हो गया। ऐसे ही सेकेंड का होगा, थर्ड का होगा, सबका होगा। तो सबका अगर हम टोटल कर देंगे तो हमको पूरे बॉडी का क्या मिलेगा, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ROT क्या होगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दूसरे का प्लस करते हैं, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे लास्ट का हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबका ऐसा एडिशन करेंगे। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन हाफ दिख रहा है और आपको ओमेगा स्क्वायर भी दिख रहा है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हाफ बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बाहर कॉमन। अब ये क्या है, ये कुछ समेशन ऑफ टर्म्स है। अब आपको जाना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। वहां पे आपने एक टर्म समझा था जिसका नाम था समेशन सिग्मा, याद है, सिग्मा। सिग्मा क्या करता है, सब टर्म्स को ऐड करता है। तो इसको ऐड करेगा ये, तो इसको जब ऐड करेगा तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेगा, सिग्मा। ये आपको 11 का याद करना पड़ेगा, mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n। आई होप आपको ये चीज याद आ रही है। हाँ, तो ये क्या है, मुझे फॉर्मूला, मुझे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का मुझे आया। अब इसको किससे आप कंपेयर करिए, आप इसको ट्रांसलेशनल से कंपेयर करिए। आपका जो ट्रांसलेशनल है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये होता है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सर हाफ तो हाफ सेम है, ठीक है। हम जानते हैं कि सर लीनियर ट्रांसलेशन में जो v है वो एंगुलर में ओमेगा हो जाता है। लेकिन हम नई चीज क्या देख रहे हैं, हम नई चीज ये देख रहे हैं कि ट्रांसलेशनल का जो मास है वो एंगुलर में या सॉरी रोटेशनल में ये टर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपसे पूछ रहा था इसके पहले कि मास का क्या, जो ट्रांसलेशन मास है उसका एंगुलर में क्या होता है, उसका एंगुलर में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रोटेशनल मोशन में, क्योंकि यही वो चीज है जो रोटेशनल मोशन में मास का काम करता है। जो मास का काम ट्रांसलेशन में m करता है वही रोटेशनल में सिग्मा mi ri स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n, ये वो काम करता है। तो इस तरीके से हमने वो टर्म ढूंढा रोटेशनल मोशन में जो मास का काम करे। अब मैं आपको इस टर्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो देखिए, सिग्मा mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें एक ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, मास का, इंडिविजुअल मास का मल्टीप्लाइड बाय उसका जो डिस्टेंस है एक्सेसिव सा स्क्वायर पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, तो उन सबका समेशन है। अब इसको नाम दिया गया है, इस टर्म को फिजिसिस्ट लोगों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो नाम मैंने आपको ओपन कर दिया। हम लोग आज कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको शॉर्ट में एमआई बोल सकते हैं, लेकिन इसका सिंबल है, और इसका सिंबल है आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही हमारा आज का टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये कोई बताने मतलब कोई बताता नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर समझेंगे तो आपको और इजी लगेगा चीजें, है कि नहीं? इसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। आते वापस अपने मास पे। आपको न्यूटन्स का पहला लॉ पता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे ख्याल से सभी को पता है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, क्योंकि स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक दूसरा भी नाम है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा भी नाम, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं कितनों को पता है, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। मालूम होगा तो वेरी गुड। न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों ऐसा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया? तो इनर्शिया वर्ड क्यों दिया है? तो पहले समझिए इनर्शिया का मतलब, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी तो वर्ड इनर्शिया है ना, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तो इनर्शिया का मतलब क्या? इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। तो ये वही बोल रहा है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनर्शिया क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इनर्शिया का जो रिलेशन है ना, वो बॉडी के मास के साथ है। बॉडी में जो इनर्शिया होता है, मतलब जो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। ये उसकी जो टेंडेंसी किस वजह से? वो मास की वजह से। तो ये जो इनर्शिया है वो मास से रिलेटेड है टर्म। ये बात तो अपने दिमाग में डालिएगा। जब भी आप इनर्शिया वर्ड देखें तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद मास इन फिजिक्स, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे वर्ड इनर्शिया है तो डेफिनेटली क्यों है? क्योंकि यहाँ से मास पे रिलेटेड है वो चीज। लेकिन क्या वो सिर्फ मास से नहीं सर, वो डिस्टेंस से भी है। तो वो कौन रिलेट करता है सर? वो मोमेंट रिलेट करता है। वो जो डिस्टेंस वाला पार्ट है ना, वो कौन रिलेट कर रहा है? मोमेंट। ये मोमेंट वर्ड आपने लास्ट ईयर सुना है, याद करिए आपने लास्ट ईयर कहाँ सुना है? फोर्स वाले चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर था ना, फोर्सेस, वहाँ पे याद करिए आपने जब टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसके बाद आपको टॉपिक था कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है? टॉर्क को बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब कोई चीज़ को आप रोटेशनल में घुमाते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ का जो डिस्टेंस d होता है तो आप टॉर्क को लिखते हैं d क्रॉस f, ऐसा लिखते थे। मतलब जब डिस्टेंस के साथ फोर्स को कंबाइन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, मतलब ऐसा प्लैंक था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ऐसा कुछ सपोर्ट था। कोई इस पे चलता है तो प्लैंक टूटेगा नहीं टूटेगा, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तभी वर्ड यूज करते थे मोमेंट, याद करिए। तो मोमेंट वर्ड तब आता है जब डिस्टेंस भी आपके उसमें रोल प्ले करता है ना, रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए इसमें वर्ड मोमेंट यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका सिंबल है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन है वो टर्म? वो वही टर्म है जो मास है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि क्या क्या हमको बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका अभी रिमेनिंग जो पूरा चैप्टर है ना, वो उसी के ऊपर है। पूरा का जो रिमेनिंग चैप्टर है उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करेगा, हम देखेंगे तो इसका अच्छी तरह समझना, इसको जानना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I सिग्मा mi ri square I is equal to 1 to n. This is our moment of inertia. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है? हर एक पार्टिकल का क्या पोजीशन है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बहुत ज़रूरी है।
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कैसा ओरिएंटेशन है, कहाँ पे एक्सिस है, कहाँ पे एक्सिस है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं, कैसा ओरिएंटेशन है, पास में है, दूर में है, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ये बात समझे? तो वो सब पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। सपोज ये आपका रिंग है ना, ये रिंग है, तो पतला सा थिन रिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि सेंटर से रिंग को ऐसा घुमाया जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द रिंग, प्लेन को रिंग को ऐसा घुमाया जाएगा। सपोज रिंग का मास है m और ये जो डिस्टेंस है वो r है। अभी पता है ना, सब डिस्टेंस r पे, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबका डिस्टेंस r है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और पूरा मास सर्कमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इजी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। क्यों mr²? मास m है, हर एक मास का डिस्टेंस कितना है? सेम डिस्टेंस। यहाँ अलग अलग था ना, ये वाले टॉपिक में जो मैंने आपको बताया था उसमें अलग अलग था, लेकिन यहाँ सब में सेम है, तो आपको मिल गया फॉर्मूला mr²। मेरा कहना ये है कि अगर आप यहाँ से नहीं घुमा रहे सपोज रिंग को, आप रिंग को उसके एज से घुमा रहे हैं, यहाँ से पूरा रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं, तो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है आपका एक्सिस किधर है, आपका एक्सिस का ओरिएंटेशन किधर है, आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो सब पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, सेंटर से होगा तो ये रिंग का मैं लिख देता हूँ, काम आएगा हमको। थिन रिंग मतलब थिकनेस नहीं है। थिन रिंग का अगर मैं सेंटर से बात करूं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I = mr²। ठीक है। अच्छा, अगर ये नया टर्म है तो हमको इसका यूनिट्स भी मालूम होना चाहिए, तो बड़ा इजी यूनिट है। अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं, SI सिस्टम, तो मास का भाई kg होता है और इसका मीटर² होता है, तो हो गया यूनिट kg मीटर²। अगर कोई मुझे पूछे कि सर डायमेंशन बताओ, बड़ा इजी है डायमेंशन बताना। अब डायमेंशन आपको बताना है, तो लेंथ है 2, मास है 1, टाइम नहीं है तो टाइम 0। ओके, ये सब MCQs में कोई पूछ सकता है, तो ये सब मेरे को पता। और फिर kg भी मतलब यूनिट तो आपको आना ही चाहिए। न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं तो आपको यूनिट तो यूज ही करना ही पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते, तो यूनिट आपको मालूम है। अब यहाँ पे एक रिंग का तो मैंने आपको बताया बड़ा इजी है। एक डिस्क का इधर डेरिवेशन है कि अगर डिस्क, रिंग का तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उसका पूरा मास। रिंग की जगह पे अगर मैं डिस्क ले लूँ, डिस्क समझते हैं, आपका जो 2 रुपए का सिक्का है ना, चपटा, थिन डिस्क की मतलब, थिन डिस्क। आई एम टॉकिंग अबाउट थिन डिस्क। और कहाँ से घूम रहा है? वो भी सेंटर से घूम रहा है, वो भी सेंटर से घुमा रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इजी नहीं है जैसे रिंग का था। उसका कुछ डेरिवेशन है, हम लोग को डेरिवेशन देखना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। तो चलो देख लेते हैं उसका डेरिवेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क when it is rotated about its center, अगर उसको सेंटर से घुमाते हैं तो जरा डायग्राम आप समझ सकते हैं, सर्कुलर ही है। हाँ, और थिन है, थिन मतलब थिकनेस। आप अगर थिकनेस दिखाना है तो दिखाइए, लेकिन थिकनेस अज्यूम करते हैं कि नेग्लिजिबल है, देयर इज नो थिकनेस। हाँ, पतला सा एकदम है, थिकनेस को नेग्लिजिबल। अब ये सेंटर से हम लोग इसको घुमा रहे हैं। अब जब इस रिंग को सेंटर से, अगर डिस्क को, अगर थिन डिस्क को घुमा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग जितना आसान नहीं है, क्योंकि आपका पूरा मास है। अगर मैं आपको अलग से यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए, ये आपका डिस्क है, तो आपका जो डिस्क का मास है पूरे इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, पूरा आपका मास है ना इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा से। वो रिंग में क्या था, सिर्फ बाहर बाउंड्री में था, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मास m है और ये आपका रेडियस r है। मास कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से शुरू होता है, जहाँ पे रेडियस कितना है, वहाँ पे रेडियस है 0। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होता है रेडियस का? r तक होता है। सेंटर से मास चालू होता है डॉट से, और पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ तक? रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मास का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट फ्रॉम द सेंटर टू द रेडियस सर्कमफ्रेंस, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट रिंग। तो इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा।
वो डेरिवेशन निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है और उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। देखिए आपका जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये अजम्पशन है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें सिग्मा आता है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा। अब ये सिग्मा का फॉर्मूला है मास अपॉन एरिया। एरिया क्यों? क्योंकि हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट सरफेस। तो इसमें मास हम लोग ले लेते हैं m और सरफेस ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपका रेडियस 0 to r है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग नहीं है। देखिए अभी आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला देखा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो आपने देखा था सिग्मा mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n। क्या समझ के देखा था? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि सब पार्टिकल अलग अलग हैं। लेकिन क्या हकीकत में होता है क्या अलग अलग? नहीं, सब एक कंटिन्यूअस रहता है। क्या आप देख सकते हैं क्या ये m1 है ये m2 है? नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होता ही है, पार्टिकल्स का कोई चीज ही नहीं है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो जब चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उधर मास, तो फिर सिग्मा नहीं काम करता उधर। फिर उधर कौन काम करता है पता है? उधर एडिशन करने के लिए, समेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। r स्क्वायर dm लिखा जाएगा, फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे ये होगा, ये यूज नहीं होगा। ये सम्स के लिए ठीक है, लेकिन किसी बॉडी को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं और आप उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको अलग अलग पार्टिकल अज्यूम करना पड़ता है। वो ठीक है आपने अज्यूम किया, आपको ये मास का वो टर्म निकालना था, इंट्रोड्यूस करना था, तो ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली किसी बॉडी को लेके अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना, डिराइव करना चाहते हैं, तो ये तरीका गलत है। तरीका ये है, क्या तरीका है ये? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन बोलता है कि एक छोटा सा मास को लेके हम लोग पूरे बॉडी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब हम लोग फॉर्मूला इंटीग्रेशन। सब वो इंटीग्रेशन देखते हैं कि एडिशन। देखिए एडिशन दो तरीका होता है, या तो समेशन से होता है या तो इंटीग्रेशन से होता है। समेशन का एडिशन कब होता है? जब पार्टिकल्स अलग अलग हों, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। और इंटीग्रेशन कब होता है? जब पार्टिकल्स कंटिन्यूअस हो, मतलब उसमें कुछ भी गैप ना हो। तो इस डेरिवेशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको समझना है। याद करिए जब मैंने अभी डेरिवेशन किया था ना, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमने कहा अज्यूम इट इज डिस्क्रीट, सेपरेट, सिंप्लीफिकेशन। वो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने किया था क्योंकि हमको आई को इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन अगर हम किसी टर्म का डिराइव कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको इंटीग्रेशन की मदद से ही करना चाहिए। आगे और भी डेरिवेशन आएंगे, याद रखिएगा। तो हम यही यूज करेंगे, हम सिर्फ सम्स के न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। लेकिन हम जब डेरिवेशन वाला बात आएगा तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे। आई होप ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे इस पे रिंग पे। तो मैंने आपको बताया आपका रिंग, अच्छा डिस्क पे थिन डिस्क है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सरफेस डेंसिटी। मास जो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इट इज मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो मेरा डिस्क है, डिस्क देखिए कैसा बना है। डिस्क बनाने के लिए एक डॉट लिया, फिर एक रिंग लिया, फिर उसका दूसरा रिंग लिया, तीसरा रिंग लिया, ऐसा रिंग को चिपकाते गए। अगर आप बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक रिंग को चिपकाते जाएंगे, क्या बनेगा? डिस्क ही बनेगा ना। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एक डिस्क जो है बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को चिपका चिपका के बना है, चिपका चिपका के बना है। सो एक डिस्क जो है, यहाँ मैं डिस्क बोल सकता हूँ, मेड अप ऑफ concentric thin rings with radius, स्टार्टिंग में डॉट होगा तो उसका रेडियस 0 होगा, और ये कहां तक जाएगा? रिंग R तक। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चिपक चिपक के रिंग बनाते आपका पूरा डिस्क बन जाता है। ये इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये यहाँ अज्यूम करेंगे कि भाई हम लोग रिंग से बना है, सब रिंग से। तो उसके हिसाब से मैं कोई भी जगह पे एक रिंग अज्यूम कर लेता हूँ। भाई एक रिंग है सपोज, कहीं भी एक जगह पे एक रिंग अज्यूम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल रिंग।
एलिमेंटल वर्ड तभी यूज करते हैं जब हमको कोई चीज डिराइव करनी है, तो जिसका हेल्प लेते हैं ना उसको हम लोग एलिमेंटल बोलते हैं। तो दिस इज माय एलिमेंटल रिंग। अब ये जो एलिमेंटल रिंग है, सपोज इसका एक थोड़ा सा थिकनेस है, थोड़ा सा, इस एलिमेंटल रिंग का एक थोड़ा सा थिकनेस भी है। ये जो थिकनेस है इस एलिमेंटल रिंग का, ये हम लोग अज्यूम, मतलब ये डिनोट करते हैं बाय डी आर। इसका जो थिकनेस है दैट इज डी आर, स्मॉल डी आर। और इस एलिमेंटल रिंग का जो मास है दैट इज डीएम, बहुत कम मास है। मतलब देखो ऐसा बहुत सारा रिंग्स है, हम लोग कहीं भी एक बीच में एक रिंग अज्यूम कर रहे हैं। ये रिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? सेंटर से होता है। कहाँ तक जाता है? रेडियस आर तक जाता है। बढ़ते 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 पूरा रेडियस आर बन जाता है। मेरा एम क्या है? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर वो इस तरह से घूम रहा है अबाउट द सेंटर। तो अगर मुझे सब रिंग्स को ऐड करना है तो हर एक रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना होगा। सो इट बी इंटीग्रेशन ऑफ ईच रिंग। ईच रिंग के हिसाब से मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था आर स्क्वायर डीएम। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डीएम, हमने इसलिए इसको डीएम लिया हुआ है। ये जो मास डीएम है उसको कंसीडर करके, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस कहाँ से शुरू होगा? मैंने बोला डॉट से शुरू होगा, मतलब रेडियस 0। कहाँ तक जाएगा? ऐड होते होते कहाँ तक जाएगा? बाय कैपिटल आर तक जाएगा, ठीक है। ये सरफेस डेंसिटी किसकी थी? पूरे डिस्क की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एलिमेंटल रिंग की सरफेस डेंसिटी कितनी होगी? सरफेस डेंसिटी ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना होगा? उसका मास कितना है? मास डीएम है सर। उसका एरिया कितना है सर? जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। सपोज मैं ले लेता हूँ इसका कुछ भी आर, स्मॉल आर रेडियस, तो सर इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, ये लेंथ हुआ, इनटू द थिकनेस सर डी आर, ये एरिया हो जाएगा। सरकमफ्रेंस को जब आप उसके थिकनेस से मल्टी, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, वैसे इसको आप बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस विल गिव यू द एरिया। ये दोनों अलग नहीं है, ये पूरे बॉडी के लिए है और ये सिर्फ एलिमेंटल रिंग के लिए। सरफेस डेंसिटी पर यूनिट एरिया है, तो वो डिस्क हो कि एलिमेंटल रिंग हो वो चेंज नहीं हो सकता, दैट विल रिमेन द सेम। लेकिन ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि आप यहाँ से डीएम लिख सकते हैं। देखिए 0 टू आर, आर स्क्वायर डीएम। डीएम क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई आर सिग्मा इनटू डी आर। इसमें आपका 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, 0 टू आर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डी आर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन याद करो। इंटीग्रेशन अगर याद हो तो x रेज टू n dx क्या फॉर्मूला है? x रेज टू n+1 अपॉन n+1। याद होगा आप लोगों को, अगर किया हो तो 11th में था थोड़ा बहुत, 12th में तो है पूरा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 पाई सिग्मा, मैं वहां से लेता हूँ m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर 4 अपॉन 4। अच्छा, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू आर, ठीक है। अब इसको मुझे कहीं लिखना पड़ेगा तो मैं ये पार्ट रब कर देता हूं। आगे देखिए, I इज इक्वल टू पाई पाई कर लिया, ठीक है, 2m अपॉन आर स्क्वायर, या 4 को बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन 4 को बाहर निकालिए। अब देखिए, जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं मालूम उनके लिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले r की जगह पे ऊपर वाला r सब्स्टिट्यूट होगा तो वो हो जाएगा r रेज टू 4, फिर माइनस साइन लिखा जाता है, फिर लोअर लिमिट r की जगह सब्स्टिट्यूट होगा तो होगा 0 रेज टू 4। समझ लेना। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 जा हाफ m। अच्छा, ये कट करके r स्क्वायर ऊपर बचेगा, हाफ m r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला डिराइव हो गया? डिराइव। ये थिन डिस्क का फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जो कि जिसका रेडियस r है और उसका मास m है, कैपिटल मास m है और इसका टोटल रेडियस r है। इसका टोटल रेडियस r है और मास m है
और जब अपने वो सेंटर से गोल घूमेगा तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ mr²। मैं एक बार वापस डेरिवेशन आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझा होगा। देखिए वापस मैं बताता हूँ क्या किया हम लोग ने डिस्क अज्यूम किया हुआ है जिसका रेडियस r है, मास कैपिटल M है। हम लोग ने मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया, मास m है और सर्कल होने की वजह से एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। फिर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई डिस्क कैसे बनता होगा। डिस्क बनता होगा बहुत सारे रिंग्स को ज्वाइन करो, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को ज्वाइन करते 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 आपको पूरा डिस्क बना सकते हैं आप। अब वो जो रिंग्स आप ज्वाइन करें उसका सबसे कम रेडियस कितना होगा, वो डॉट होगा, उसका रेडियस 0 होगा। और मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रिंग का रेडियस कितना होगा, वो आपका कैपिटल आर होगा। तो हम लोग का मतलब एडिशन करना, ये एडिशन सिग्मा नहीं कर सकता क्योंकि एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। अब इंटीग्रेशन की मदद में हम एक एलिमेंटल रिंग कोई भी बीच में अज्यूम करते हैं रिंग, क्योंकि हमको मालूम है रिंग से बना है ना, तो कोई भी बीच में कहीं एक रिंग ले लो जिसका रेडियस r है, जिसका मास dm है, उसका थिकनेस स्मॉल है, बहुत नेग्लिजिबल है dr। अब इस एलिमेंटल रिंग की अगर हम सरफेस डेंसिटी की बात करें तो उसका मास dm है, एरिया के लिए सरकमफ्रेंस इनटू द थिकनेस, ये हो गया, ये यहाँ हो गया। अब हम यहाँ थे इंटीग्रेशन में हमारे ये जो dm हम यहाँ से लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर आएगा r² × r³ और x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, तो r4/4 4 को आप बाहर निकालिए। अब ये लिमिट्स में कैसे, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करने का माइनस नीचे का लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का, आपको फॉर्मूला आ गया हाफ mr²। बड़ा इजी डेरिवेशन है, अगर समझ गया तो, क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ सकते हैं आपको डिराइव और थिंग डिस्क। एक ही डेरिवेशन डिस्क का, मतलब रिंग का नहीं है, डिस्क का है, ये उसका डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। तो ये आपका रिंग का फॉर्मूला है, ये आपका डिस्क का फॉर्मूला है, हाफ mr²। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें ना, तो जहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है ना, उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में बहुत सारे बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बॉडी किस जगह से, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है। अब जैसे मैंने बोला डिस्क का, रिंग का सब सेंटर से, कहीं और अगर एक्सिस कहीं शिफ्ट हो गया तो फिर ये नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको 2-3 ऑब्जेक्ट्स का बता दूं जो बहुत कॉमनली यूज होता है। एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर। अभी सॉलिड मतलब ये पूरा भरा हुआ है, हॉलो नहीं है। अगर उसके सेंटर से उसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं, उसका रेडियस r है, उसका मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्फीयर का, दैट इज 2/5 mr², स्फीयर का। अच्छा, अगर हमने कोई रॉड लेते, रॉड जिसका लेंथ है सपोज l और इसका मास तो डेफिनेटली m ही है, और उसको उसके सेंटर से घुमाते हैं, मतलब ये आपका रॉड है और सेंटर से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं सपोज, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 1/12 ml²। फिर एक कोन भी है, एग्जाम ऐसे बहुत सारे आपके, मैं 2-3 आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वापस मैं बता रहा हूँ सॉलिड कोन, क्योंकि दोनों दो अलग है, एक सॉलिड कोन है, हॉलो कोन है, एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो ये सब अलग अलग आपको है, टेबल दिया हुआ है। ये आपका कोन सॉलिड का भरा हुआ है, इसका रेडियस आपका है इधर का r, मास m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन की अगर हम बात करें, अगर यहाँ से घूम रहा है तो सेंटर से, वापस वही बात है, सेंटर से, तो इसका है 3/10 mr²। तो आप देख रहे हैं कि सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। आपको चाहिए तो मैं यहाँ सॉलिड स्फीयर लिख देता हूँ, सॉलिड स्फीयर सेंटर से अगर घुमाते हैं तो उसका है 2/5 mr²। और ये सब ये टेबल दिया हुआ आप देख सकते हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल अगर होगा तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग बॉडीज का होगा, जैसे मैंने बताया कि एक्सिस इंपॉर्टेंट है, किस जगह से वो घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने जितने भी एज्यूम किए सबके सब मैंने सेंटर से ही एज्यूम किए। चेंज भी हो सकता है आपका एक्सिस, तो चेंज होगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और टर्म है इसके साथ,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक और एक टर्म रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? देखिए, तो ये आपका आपने फॉर्मूला निकाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिग्मा mi/r² i is equal to 1 to m। ठीक है ना, ये आपने फॉर्मूला निकाला है। इसका बॉडी का सपोज टोटल मास m है ना, तो आपने फॉर्मूला निकाला है। अब फिजिसिस्ट लोग ने क्या दूसरा तरीका अपनाया कि हम लोग एक काम करते हैं, ये पूरा जो बॉडी का जो मास है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही हटा देते हैं, हटा ही देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, ऐसा जो है ना इस तरह का। हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस वहीं पे है, एक्सिस में कोई बदलाव नहीं, हम इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, जहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है, पता करें कहाँ पे होगा। ये पूरे बॉडी का मास सपोज इधर आएगा, इस जगह पे सपोज, मतलब पूरे बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट मास से डिनोट किया। ये बात समझिए, पूरा जो अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन था उस सबको एक जगह पे लाके कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और ऐसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया कि इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जब वो रिप्लेस हो गया बाय सिंगल पॉइंट मास, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो घूमेगा दोनों का सेम होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा बॉडी है वो जब घूम रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से, और वही जब कन्वर्ट हो गया सिंपल पॉइंट मास में, मतलब यहाँ बॉडी नहीं रही, इधर वो शेप रहा ही नहीं, इधर सिर्फ मास रहा, मास, पूरे बॉडी का मास एक ऐसी जगह पे आपने डाला कि उसका जब आप एक्सिस से गोल घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो इस बॉडी का है। तब इस मास का जो यहाँ से डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग k से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छी तरह समझिए रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या है, आप पूरे बॉडी के जो मास होता है ना, जो शेप, उसको हटा देते हैं। शेप में इंटरेस्ट ही नहीं भाई अपने को सिर्फ मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर मैं पूरा शेप हटा दूं, कैसा भी शेप हो, मैं उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मास उतना ही रहेगा। जो शेप का डिस्ट्रीब्यूशन था ना मास का, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता मास का, मैं उसको एक पॉइंट मास बना देता हूँ। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ क्या, कि जो इस बॉडी का ओरिजिनल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इसका भी होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलना चाहिए। अब अगर नहीं बदलना चाहिए तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए कि उस डिस्टेंस पे, हर डिस्टेंस पे तो सेम नहीं रहेगा, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो ओरिजिनल बॉडी का है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब कोई भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप उसको mk² लिख सकते हैं, mk²। इधर k मतलब रिंग, d मतलब डिस्क, SP मतलब स्फीयर। हर एक को एक ऐसा सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने पूरे मास को, पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको सिर्फ मास है और सिर्फ डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं ना, नंबर, वो सब नहीं आएंगे आपके फॉर्मूला में, सिर्फ आपका यही रह जाएगा। यही है सिग्निफिकेंस k का, रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताता है, आपको बताता है कि आपका मास का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर पूरा मास एक जगह पे लाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ क्या होना चाहिए उसका डिस्टेंस, कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपके मास का इन टर्म्स ऑफ k, व्हिच इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप इसका कंसेप्ट समझा होगा। अगर हम यहाँ से देखें, चलो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते तो क्या होगा, इसका m और m कट जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रिंग का r होगा। यहाँ देखो m और m कट जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन kd क्या होगा, रूट लेंगे तो r/√2। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, k स्फीयर का, इसका m और m कट जाएगा, ये तो रूट आ जाएगा, √2/5 × r। मैंने आपके सामने 3 का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला है, थिन स्फीयर का। ये सब सेंटर पे है, ये चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं है, सेंटर पे होने चाहिए।
फिर 3 का मैंने आपके सामने लिखा है। आप देख के बता सकते हैं किसका सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्फीयर का है, और सब तो डिवाइड हो रहे हैं। ये डिवाइड कम होने वाला है, ये भी कम होने वाला है क्योंकि इसका न्यूमरेटर कम है। ये वैल्यू r से कम होने वाली है। सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का है। रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है बता सकते हैं? बड़ा सिंपल है, क्योंकि सर पूरा का पूरा मास तो रेडियस पे ही है ना। और लोग का बॉडी का क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए, जैसे कोई और, जैसे आप समझिए, मैं आपको डिस्क की बात करता हूँ। चलिए डिस्क की बात करता हूँ। अभी आपका ये डिस्क है ना, और ये आपका एक्सिस है। अभी पूरा मास इधर स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका फॉर्मूला आप लिखते हैं डिस्क का हाफ mr²। अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है रेडियस ऑफ गायरेशन में, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं से लोकेट करना पड़ेगा। तो आप जब वो करने जाएंगे तो क्या होगा पता है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो r तक था ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप उसका लोकेट करेंगे तो कम हो जाएगा। ये सपोज ये आपका r डिस्टेंस है, जहाँ पे आपका पूरा डिस्क है ये आपका। अब आप जब उसमें जाएंगे पॉइंट मास में, तो पॉइंट मास उधर नहीं आएगा, पॉइंट मास में अंदर आ जाएगा उसके। अब जब वो अंदर आ जाएगा आपका पॉइंट मास, तो ये जो आपका k है वो r से कम हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन रिंग में क्या होता है? रिंग में तो पूरा का पूरा r बाहर ही, तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो उसका तो r ही रहने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा है और सबका कम हो जाता है। तो और सब में उनका जो k है वो r से कम हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अंदर, थोड़ा क्लोज आ जाएगा, वो एक्सिस से थोड़ा पास में आ जाएगा जब वो सिंगल पॉइंट मास में कन्वर्ट होता है, इसलिए उनका कम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ इसमें, ये इस चैप्टर में नहीं है, आगे भी आने वाला है। आप अभी आगे करेंगे जो चैप्टर्स फिजिक्स 2 में ना, वहाँ भी यूज होने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत जगह यूज होता है, ऑसिलेशन में यूज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अच्छी से समझ लीजिएगा भाई। और मेरा तो हमेशा कहना है कि हमको चीज़ें समझनी है। लर्न वन तो बहुत दूर की बात है, समझो अच्छी तरीके से। और समझने के लिए आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। जैसे ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि आप उधर हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को होते हुए, ऐसा इमेजिन करिए। फिर आपको, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ आपको बाद में याद रिलेट करनी है दूसरे टॉपिक से। जब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ से इधर से आपको रिलेट करना पड़ेगा। आपने अगर फील नहीं किया होगा तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ एग्जाम के हिसाब से हाँ सुन लिया, समझ लिया, देख लेंगे, फील करिए। अगर फील करना शुरू कर देंगे तो कभी भी किसी समय भी आपको वो चीज़ याद आएगी ना, तो फीलिंग की वजह से आपको सब कुछ याद आने लगेगा। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। तो मैं यहाँ पे इस थियरी पार्ट को कंप्लीट करता हूँ इस जगह पे। लेकिन जैसे कि हमारा हमेशा का रहा है कि एक तो सम होना चाहिए, बनता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो मैंने काम किया, मैंने क्या किया, अपना पुराना ओल्ड सिलेबस था ना, इस बुक के पहले वाला जो बुक था टेक्स्ट बुक, उसमें एक सम है रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो आपको करा दूँ, तो आपको एक आइडिया। देखिए न्यूमेरिकल करने का बेनिफिट क्या होता है कि मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, न्यूमेरिकल उसका एप्लीकेशन होता है। अगर मैंने एप्लीकेशन समझ लिया तो मेरे लिए वो टॉपिक और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लेट्स सी दैट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारे सामने सम है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। 4 point masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are located at the corners A, B, C, D of a square। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ये मैंने बना दिया स्क्वायर। A, B, C, D 1 मीटर का स्क्वायर है, मतलब सब साइड्स 1 मीटर है। इधर आपका 1 किलो का है, इधर 2 किलो है, इधर 3 किलो है और इधर 4 किलो। क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि हमारा एक्सिस रोटेशन ए बी है, ये मेरा ए बी है एक्सिस, यहाँ से घुमाने का भाई, यहाँ से हमको घुमाने का है पूरे बॉडी को, स्क्वायर को। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते हैं ना, सिग्मा mi/r² है। तो चलिए हर एक का देखते हैं। इसको हम लोग लेते हैं लेट्स से m1, इसको ले लेते हैं m2, m3, m4, ठीक है ना। तो m1 मास m1, इसका डिस्टेंस सपोज r1², m2 r2², m3 r3², m4
r4 स्क्वायर। m1 मास कितना है 1, उस वो खुद एक्सिस पे ही है तो उसका डिस्टेंस तो 0 होगा क्योंकि वो मास खुद ही एक्सिस पे है तो 0 स्क्वायर। m2 2 वो खुद एक्सिस पे तो वो 0 स्क्वायर। m3 3 उसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है भाई 1 है 1 स्क्वायर। m4 4 उसका डिस्टेंस कितना है 1 है। 0 + 0 + 3 + 4 अरे आ गया 7 kg मीटर। बड़ा इजी था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपने ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक का। अब जब रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो मालूम है ना I = mk²। तो I7 हमने निकाला है। मास टोटल मास कितना है 1 + 2 + 3 + 4 × k²। 7 ऐड करो 10k²। 7/10 = k²। So what is k = √7/10? k = √0.7। लॉग टेबल से सॉल्व करिए 0.8366 मीटर। था क्या इस डिफिकल्ट? बिल्कुल नहीं, आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो खत्म हो गया। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। तो भाई आज का टॉपिक कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप कहाँ ये यूज होने वाला है आपको नहीं मालूम, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ एक चीज बताना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि ये जो डेरिवेशन है ना वो उसी का हो सकता है जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, सिमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स तो ही हो सकता है। अगर कोई इरेगुलर शेप है जिस पे ज्योमेट्री अप्लाई नहीं हो सकती या जिस पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कोई एमसीक्यू में पूछ लिया आपको तो एक्सपेरिमेंटली जब हम इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम इंटीग्रेशन की मदद से करते। तो आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया इधर। आई होप आपको ये समझ में आएगा, पूरी कोशिश की है मैंने। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर नहीं तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा क्या कमी है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।